गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक नए टॉपिक एक अपना टॉपिक नया है, सीरीज पुरानी है। आप सबको पता होगा, मैंने एक करंट अफेयर्स मॉड्यूल जो आप सबको बताया था डिजाइन किया हुआ है, ताकि आप सबकी जो ईयर पिछले ईयर से अब तक की जो करंट अफेयर्स है, 1 ईयर की जो करंट अफेयर्स है, उसको हम लोग कवर कर सकें। ठीक है, उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस थीम के रह गए थे, उनको हम लोग आज कवर करेंगे। एक स्मॉल रिकैप करते हैं जो हमारा पुराना वाला था उसको, फिर हम लोग आगे चलेंगे। पहली चीज तो हम लोगों ने पढ़ी हुई थी कि हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है उसको कौन डिक्लेयर करता है, अथॉरिटी क्या है, क्या उनके टाइम पीरियड्स हैं, इसके अलावा शाही कमीशन क्या है, 44th अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस हुए। हम लोगों ने स्टेट बिल्स को प्रेसिडेंट की असेंट और उससे रिलेटेड एक जजमेंट तेलंगाना है, तेलंगाना गवर्नमेंट वाला, वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था रिमूवल ऑफ मिनिस्टर अपॉन डिटेंशन। डिटेन कर लेने के बाद मिनिस्टर्स को रिमूव कर देना है। कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए एक बिल 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आया था। उसमें क्या हुआ, नेक्स्ट चीज रिमूवल ऑफ सिटिंग लॉ मेकर। जो लॉ मेकर मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको कैसे रिमूव किया जाता है। डिफेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा हुआ था। एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ था। इसमें हम लोगों ने एक चीज के बारे में बात की हुई थी कि जो डिफेक्शन का केस है वो स्पीकर डिसाइड करता है, और उसके लिए टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड को लेकर उन्होंने बात की। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में 3 महीने के टाइम पीरियड की बात की हुई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वैसी कोई लिमिट नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक है पहला, वो है हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज। पार्लियामेंट्री कमेटीज होती क्या है, एक छोटा सा बैकग्राउंड एंड देन वी विल प्रोसीड टू द करंट अफेयर सेक्शन। पार्लियामेंट्री कमेटीज वो कमेटीज होती हैं जो पार्लियामेंट में जो काम चल रहे होते हैं उनके सिस्टमेटिक मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कोई बिल आया, बिल की स्क्रूटनी करना है, उसके लिए है। कोई नेता, किसी मंत्री ने कोई बयान दिया, वो बयान सत्य है या झूठ है, इस चीज की जांच करना है। खर्चा कितना हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में बात करना है। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट कमेटीज बनाई जाती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज में कैबिनेट कमेटीज भी कुछ होती हैं। 8 कैबिनेट कमेटीज होती हैं, जिनमें से 6 को प्रेसिडेंट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चेयर करते हैं, और 2 को 2 डिफरेंट लोग हैं जो चेयर करते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटीज इज और आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस। पहली चीज, दे आर इधर अपॉइंटेड और इलेक्टेड। कुछ भी हो सकता है, कुछ इलेक्ट होती हैं और कुछ अपॉइंट होती हैं। तो कोई भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दिखाए कि सारे अपॉइंट होती हैं या सारी इलेक्ट होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय स्पीकर या हाउस इलेक्ट करता है, या तो नॉमिनेट करेगा, अगर नॉमिनेशन हो रहा होगा, अपॉइंटमेंट होगा तो स्पीकर के द्वारा होगा, इलेक्शन होगा तो पूरा हाउस करेगा। ये तो बेसिक बात है। प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट, हाउस के सामने रिपोर्ट रखते हैं। जो इलेक्टेड होती हैं वो हाउस को रिपोर्ट करती हैं, और स्पीकर हाउस को भी देगा तभी स्पीकर को भी देगा, क्योंकि रैंडम थोड़ी हो जाएगा कुछ। दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105। उनकी जो अथॉरिटी है वो आर्टिकल 105 से लिए गई है। जैसे आर्टिकल 105 में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो सांसद होते हैं, उनको दी जाने वाली कुछ विशेष सुविधाओं, विशेष अधिकार के बारे में है। दे आर सर्टेन प्रिविलेजेस, दोज आर डेल्ट इन आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर। एस्टिमेट्स कमेटी, 3 हमारी फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक अकाउंट और एस्टिमेट। एस्टिमेट कमेटी 75 ईयर्स इसने पूरे किए हैं, इसलिए ये न्यूज में है। लार्जेस्ट ऑफ द 3 फाइनेंशियल कमेटीज, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट टर्म है। लार्जेस्ट ऑफ द 3 फाइनेंशियल कमेटीज, 3 अलग कौन कौन सी हैं, दूसरी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी। अगला क्या है, चेयरपर्सन के स्पीकर को अपॉइंट करना आप। कंसल्टेटिव कमेटीज मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर होती हैं, जिनकी मेंबरशिप वॉलंटरी होती है। 10 से 3 मेंबरशिप, 10 से 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी एक कंसल्टेटिव कमेटी का ही मेंबर हो सकता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इज वन ऑफ द 8 कैबिनेट कमेटीज। 8 हमारी कैबिनेट कमेटीज होती हैं, जिनमें से पहली एक है, ये आपकी पहली दूसरी नहीं है, 8 होती है, इसमें ध्यान रखना है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अपॉइंटमेंट वाला हो गया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऊपर एक कमेटी है। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन है। ऐसी ही और भी कमेटीज होती हैं। इनमें से 6 को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, 2 को, जिनमें से पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाली को हमारे डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, और एकोमोडेशन वाले को हमारे होम मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ये 2 डिफरेंट कमेटीज को चेयर करते हैं। रेस्ट 6 जो है उनको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। यही हमारी आज की न्यूज में था।
एक एआई अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के जो सेक्रेटरीज होते हैं या जो टॉप पोस्ट होती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, वहां पर उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, कैबिनेट डिसाइड करती है कि किसको वहां पर बैठाना है, क्या करना है। तो ये सारी की सारी चीजें, इसके ऊपर भी कमेटी है और इसको भी चेयर करने वाली अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। क्या है ये, इसको समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को। किस लिए? टू असेस ग्राम पंचायत परफॉर्मेंस, ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। आपको पता होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में 1992, क्या आपको पता है ग्राम पंचायत के बारे में? डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। इट व्हाट डज इट डू? इंडेक्स इवेल्युएट्स पंचायत बेस्ड ऑन 9 की थीम्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 9 की थीम्स हैं उसमें। टू असेस ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट कैसा है उसको असेस करने के लिए बनाई गई है, जिनमें 3 कैटेगरीज हैं। अचीवर जिसमें कोई नहीं आ पाया, एस्पेरेंट जिसमें 61% लोग हैं, परफॉर्मर्स जिसमें 4 कैटेगरीज है धनिया, फ्रंट रनर्स, परफॉर्मर्स, अचीवर एंड एस्पेरेंट। गुजरात ने टॉप किया हुआ है, हाईएस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, पहली ग्राम पंचायत कौन सी थी इस देश में और दूसरी ग्राम पंचायत कौन सी थी, बताइएगा। मॉडल यूथ ग्राम सभा, ये एक चीज भी है, उसी से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टेटमेंट अगर यहां पर ये आता है कि ये सिर्फ किसी एक मिनिस्ट्री का है, आपको ध्यान रखना है, नहीं है। कौन कौन है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साथ ट्राइबल अफेयर्स। 3 मिनिस्ट्रीज हैं। एनईपी से अलाइनेड है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। इंप्लीमेंटेड अक्रॉस जवाहर नवोदय विद्यालय में इंप्लीमेंटेड है, और एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स में। जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है? दे आर रेजिडेंशियल स्कूल्स एस्टेब्लिश्ड अंडर एनईपी 1986 टू प्रोवाइड एजुकेशन टू रूरल चिल्ड्रन। जो हमारे गरीब गांवों के बच्चे हैं, जो डिप्राइव्ड क्लासेस से आते हैं, उनको रेजिडेंशियल स्कूलिंग, उनको रहने की सुविधा, पढ़ने की सुविधा के साथ साथ देना, इसी लक्ष्य से नवोदय विद्यालयों को बनाया गया था। अगला हमारा, ये किसके अंडर है? जवाहर नवोदय विद्यालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। EMRS, ये किसके लिए है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। इट एम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। स्टूडेंट्स इन हैविंग मोर देन 50% ST पॉपुलेशन एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन्स। उन स्टेट्स में ये बनाए गए हैं, इन एरियाज, उन एरियाज में बनाए गए हैं जहां पर जो हमारी ST पॉपुलेशन है वो 50% से ज्यादा है, या कम से कम 20,000 है। पूरे का पूरा पंचायत इसको लेकर, समझ में आया? नोडल मिनिस्ट्री इसकी कौन है? एकलव्य मॉडल वाली की ऑब्वियस सी बात है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है, तो ट्राइब्स की बात ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री करेगी। जवाहर नवोदय विद्यालय एजुकेशन के लिए था, ये भी एजुकेशन के लिए ही है, लेकिन इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, ये स्कूल है, स्कूल से भ्रमित मत होइएगा, ट्राइबल्स के लिए है, तो ट्राइबल अफेयर्स के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारी ये थीम कवर हो गई आज। नेक्स्ट चीज की हम लोग बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज कहां से कहां तक दी गई है? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है, किस पार्ट में है और किन आर्टिकल्स में डील किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज को? एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहां पर, क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है और इनकी क्राइटेरिया क्या है? व्हाट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर नोन एज क्लासिकल लैंग्वेजेस, और इनकी क्राइटेरियाज क्या क्या है, किस क्राइटेरिया क्या है इसका, किस बेस पर इसको क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है, और कब कौन सी डिक्लेयर हुई है? इसको थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ये रिसेंट अपडेट हुआ है अभी। ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या हुआ है? गोल्डन जुबली, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसकी गोल्डन जुबली मनाई गई है, उसी को लेके है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑफिशियल लैंग्वेज कहां से? ये पार्ट तो इसमें दिया ही गया है, पार्ट 17 में दी गई है, 343 से 351 में, आर्टिकल भी बता दे रहा हूँ, 343 से 351 तक है। ठीक है, पार्ट 17 में इंटर पार्लियामेंट यूनियन, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है? IPU 1886 1889 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंडियन लोकसभा स्पीकर ने अटेंड किया हुआ है। अब ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन होते क्या है?
देखो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन हमारे विश्व में बहुत समय से चली आ रही है। किसी कन्वेंशन में कुछ और मानना होता है, किसी में कुछ और मानना होता है, तो उस पार्लियामेंट्री कन्वेंशन को रिजॉल्व करने के लिए, उनकी डिस्प्यूट्स को और पार्लियामेंट को बेहतर गवर्नेंस सिस्टम बनाने के लिए जो यूनियंस है पार्लियामेंट्स के वो बनाए गए हैं। उन यूनियंस को कहा जाता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के जो स्पीकर्स होते हैं पार्लियामेंट्स के या उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो आके डील करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। वही जो है हमारा, उसको हम लोग ग्रुप को कहते हैं आईपीयू, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इंडियन लोकसभा स्पीकर ने अटेंड किया होता, इस बार 158th हुआ था, ठीक है। आईपीयू शुरू 1889 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी इसकी जो समिट थी वो ताशकंद में हुई थी। ताशकंद कहाँ की राजधानी है, जल्दी से बताएं, वर्ल्ड अफेयर्स का क्वेश्चन है। फैसिलिटेट पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, काम क्या है इसका, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को फैसिलिटेट करना, एम्पावर पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियंस टू प्रमोट पीस, डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड, पूरे के पूरे विश्व में पीस, डेमोक्रेसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इसीलिए इसको बनाया गया, ठीक है। आगे की हमारी न्यूज क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, आप सबको एक बात तो क्लियर होगी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल्स आर देयर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से आप सबका जवाब आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल्स आर देयर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बता दे रहा हूं, 4 टाइप्स के बिल्स होते हैं, जनरल, मनी, फाइनेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो जनरल बिल होते हैं उनका पासिंग प्रोसीजर डिफरेंट है, मनी बिल्स का पासिंग प्रोसीजर डिफरेंट है, रोल ऑफ हाउस भी डिफरेंट है। सेम फाइनेंशियल बिल में भी होता है। फाइनेंशियल बिल्स आर डेल्ट अंडर आर्टिकल 117 इन सबसेक्शन 1 एंड 3, मनी बिल 109, जनरल बिल्स अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368। 117(1) ये फाइनेंशियल बिल की बात कर रहे हैं, ये 2 जगह पर दिए गए हैं, 117 के सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3 में, ठीक है। इट कवर्स मैटर्स रिलेटेड टू मनी बिल्स 110, इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा विद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। इसमें इसका एक बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा ताकि क्लियर हो जाए चीजें। जो फाइनेंशियल बिल होते हैं ये मनी बिल से डिफरेंट कैसे हैं और मनी बिल के जैसे कैसे हैं, सो दे आर बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर फ्रॉम द मनी बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स they are type 1 and type 3। क्या है इसमें, कुछ बिल्स ऐसे होते हैं टाइप 1 में, मैं बता रहा हूं, कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मनी बिल्स की तरह होती है लेकिन कुछ जनरल बिल की तरह है, तो उसको रखा गया ऊपर। जिनमें कुछ, सॉरी, ये मनी बिल्स की तरह से होती हैं लेकिन डिफरेंट होता है मनी बिल से थोड़ा सा, सिर्फ मनी बिल नहीं है वो, उसमें जैसे हम कह सकते हैं कि उसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, इन सब चीजों को लेकर आता है। तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1। टाइप 2 में क्या है, कोई चल रही स्कीम है, उसमें पैसा बढ़ाना है, पैसा कम करना है, इन सारी चीजों को लेकर है, तो ये टाइप 2 का होता है। और भी डिटेल में हम इसको चीज को बता सकते हैं, लेकिन ये हमारी ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स की क्लास है, पॉलिटी की क्लास नहीं। 117 के 1 में क्या है, इट कवर्स मैटर्स रिलेटेड टू मनी बिल्स, हो गया हमारा। आर्टिकल 17(3) में क्या है, बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दे रिक्वायर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन भी चाहिए। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में क्या होता है, फाइनेंशियल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड अमेंडमेंट्स, दे कैन नॉट अमेंड इवन, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट, अमेंड नहीं कर सकती, रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। अ फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल, नो ज्वाइंट सिटिंग और 2 हाउसेज अलाउड विथ रिगार्ड टू फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 100। देखो ज्वाइंट सिटिंग किसमें है, 108 में। तो जो फाइनेंशियल बिल जो जनरल बिल की तरह होता है, उसमें जनरल बिल की तरह जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उस पर हमारे जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है वो होगा, और जो मनी बिल्स की तरह होंगे उसमें नहीं होगा, ठीक है। 109 में क्या है, देयर इज स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स। 109 में स्पेशल प्रोसीजर है विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स, which means if the Lok Sabha does not accept any Rajya Sabha recommendation, the money bill is deemed to be passed by both houses in the form of passed by Lok Sabha without any amendments recommended by Rajya Sabha। इसमें क्या है, मनी बिल्स के रिस्पेक्टेड में और फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के रिस्पेक्टिव में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। क्या है, 14 दिन के अंदर राज्यसभा के पास वापस करना होता है, वो या तो उसको अप्रूव करें या रिजेक्ट करें। रिजेक्ट भी कर देंगे, कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, अगर रिजेक्ट कर दिया तब भी वो पास माना जाएगा, अगर उसने लोकसभा ने उसको कह दिया कि पास है तो,
तो राज्यसभा की पावर इसमें बहुत मिनिमम है, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये, कि जो मेन बिल है उसमें राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है। अब एक नया टॉपिक आता है हमारा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा क्या है इसको समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने, MOPA ने, they have introduced a digitized and streamlined legislative processes across all 37 states and UTs throughout a unified platform which is centrally sponsored funding model. Nagaland was the first legislative assembly. बहुत सारे फैक्ट्स को कंडेंस करके लिखा गया है, अब मैं आपको बताता हूं क्या है। इन लोगों ने, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, क्या है, थ्रू आउट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में सारी की सारी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो विधायी प्रक्रिया है, उसको डिजिटाइज करने के लिए और स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ताकि एक जैसा रहे, ये बनाया है, ठीक है। इसमें है क्या, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंडिंग मॉडल है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और एक और होता है, मैं नाम बता दे रहा हूं, दो टाइप की स्कीम्स होती हैं फंडिंग के हिसाब से, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर। एक होता है CSS, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसमें अलग अलग रेशियो होता है, जनरल स्टेट्स में 60-40 का रेशियो होता है और 90-10 का रेशियो होता है हिली स्टेट्स में, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 100%, स्पॉन्सर्ड में 60-40 और 90-10। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, विच मींस ये वाला फंडिंग पैटर्न है। नागालैंड पहली लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो पहली लेजिस्लेटिव असेंबली भाई नागालैंड हो गई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक ऐसा बिल जिसको एक मिनिस्टर नहीं बल्कि एक कॉमन लॉ मेकर, कॉमन MP जो होता है, वहां पर जो मिनिस्टर नहीं होता है, वो अगर रिप्रेजेंट करता है, देन इट इज नोन एज प्राइवेट मेंबर बिल। In other words, we can say the bill that is not presented by the government, rather it is presented by different MPs. Then it is known as private member bill. Next, adjournment sign die. जो हाउस है उसको एडजर्न करना, 3 प्रोसेसेस होती हैं, सम्मन, डिसॉल्व, आपने पढ़ा है कि नहीं, और प्रोरोग। अब जब प्रोरोग होती है, सम्मन करना तो प्रोरोग होता है, डिसॉल्व होता है असेंबल होने के बाद, असेंबली का उल्टा डिसॉल्व, सम्मन का प्रोरोग, और ये होता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जब हाउस की सिटिंग को, सेशन को नहीं, पहली चीज होती है लोकसभा बनती है चुनाव के बाद, असेंबली, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है जब चुनाव दोबारा से होने होते हैं। दूसरी चीज होती है, एक साल में 3 सेशन होते हैं, जब भी सेशन की शुरुआत होती है तो प्रेसिडेंट सम्मन करता है और सेशन को खत्म करता है, प्रोरोग करता है। सेशंस के बीच में डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग डेट पर पार्लियामेंट मिलती है, उन पार्लियामेंट की जो मिलने हैं, तो मिलने के बाद अगली डेट पर कब मिलना है या नहीं मिलना, तो उसको कहते हैं एडजर्नमेंट। जब हाउस को 2 टाइप से एडजर्न किया जाता है। एडजर्नमेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है जो हमारा नॉर्मल एडजर्नमेंट है, नॉर्मल, और दूसरा होता है साइन डाई। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, कितने दिन से के लिए एडजर्न किया गया है, ये सब बता दिया जाता है। ये इनडेफिनिटली किया जाता है, अब ये नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, देयर इज नो टाइम पीरियड गिवन। असेंबली की डेट भी नहीं पता, अगली बताई जाती, तो इसको कहते हैं साइन डाई। जनरली ये तब दिया जाता है जब हमारी जो सेशन है उसका काम पूरा हो चुका होता है, तो स्पीकर क्या करता है, एक अनिश्चित काल के लिए हमारे सदन को स्थगित कर देता है, और स्थगित करता है, इसके बाद में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो आके उसको प्रोरोग करते हैं, ठीक है, साइन डाई। 0 आवर और क्वेश्चन आवर क्या होते हैं, लोकसभा में ठीक 12 बजे के आसपास एक प्रश्न काल, एक काल होता है, इसमें जो देश के इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उनको उठाया जाता है, उसको 0 आवर। क्वेश्चन आवर में क्या होता है, सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को गवर्नमेंट से प्रश्न पूछने के लिए एक समय निर्धारित दिया जाता है, उसको हम लोग क्वेश्चन आवर कहते हैं। कई टाइप के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, उनके जवाब कैसे दिए जाने वाले हैं, इन सारी चीजों पर बात होती है। चलिए, आज का जो हमारा टास्क था वो हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें और भी दूसरी चीजों के बारे में, करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की ही कवर करेंगे इसके आगे के सेक्शन में। आज की क्लास थोड़ी छोटी रही, उसके कुछ कारण है। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, ठीक है। कोई भी चीज जो आपको समझ में ना आई हो, या आप कुछ सुझाव अपने देने चाहते हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स में स्वागत है आपका, आप वहां पर लिखें, आपकी बात तो, आपके विचारों का सम्मान किया जाएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।